आपका स्वागत है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की एक और शानदार रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियो में। बस ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम करने वाले हैं राइट्स चैप्टर का रैपिड रिवीजन। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं यार कि राइट्स का मतलब क्या होता है, तब तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर राइट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ राइट इज एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हक, मतलब सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो भी राइट्स की हम बात कर रहे हैं, जिन भी चीजों की बात कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हमारी इसमें हकदारी है। और जस्टिफाइड क्लेम मतलब क्या होता है, हम रीजन देकर, आर्ग्यूमेंट देकर ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो गलत नहीं है। तो राइट एक ऐसी चीज है जो साफ साफ हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हम इंसानों का हक है। आगे इस पर अभी हम और चीजें देखेंगे। भाई सीधी बात है कि चाहे हम किसी देश के नागरिक हों, हम खुद को एज अ इंडिविजुअल देख लें या फिर सिर्फ एज अ इंसान देख लें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी है, हमारा इन पर हक है, कोई हमसे नहीं छीन सकता। सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हमारे राइट्स हैं और हमारा जो लेजिटिमेट मतलब एक लीगल क्लेम है, हम आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं, रीजन भी दे रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें हमारे राइट्स देना पड़ेंगे। अब ये कौन से राइट्स हैं, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, आगे वही सब हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैंने बोल दिया कि भाई हमारा हक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो कुछ भी डिजायर करोगे वो सारी चीज पर आपका हक है। आप बोलते हो ये पूरी दुनिया मेरी होना चाहिए, तो पूरी दुनिया आपकी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये राइट्स नहीं है, ये आपका वांट है, आप ये चाह रहे हो। राइट्स और वांट्स में ये डिफरेंस होता है। कुछ चीजें जहां पर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरा क्लेम है, लेकिन हर चीज पर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो पहनना है स्कूल में वही मैं पहन के जाऊंगा, ये मेरा राइट है। ये आपका राइट नहीं है। स्कूल के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहां आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी फ्रीडम आपसे छीनी जा रही है या फिर आपके राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं। फ्रीडम चैप्टर पर रैपिड रिवीजन मैंने बनाया, वहां पर बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से जान के रखो कि राइट के एग्जाम्पल में एग्जाम में कुछ भी लिखकर मत आ जाना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है द बेसिस ऑफ राइट्स क्लेम्स। हम कहां पर क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे राइट हैं। तो यहां पर ना दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये नेसेसरी कंडीशन आप बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपकी रिस्पेक्ट की बात हो, आपके सम्मान की बात हो, या फिर आपकी गरिमा मतलब आपकी डिग्निटी की बात हो, तो यहां पर हम राइट्स की बात कर सकते हैं। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच रही है, हो सकता है आपके राइट्स हार्म हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जहां पर आपका सम्मान बढ़ रहा है, हो सकता है आपकी राइट्स की बात हो रही है। तो डिग्निटी रिस्पेक्ट के बारे में हमें बहुत सोच समझना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं हमने कहीं पर भी राइट्स की बात कर ली। तो देखो हम एक एक पॉइंट देखते हैं कि कहां पर हम क्लेम वगैरह कर सकते हैं, उसका बेसिस क्या होगा। पहला तो यही है भाई, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, इंप्रूव हो रही है, वहां पर हम राइट्स देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, राइट टू लाइवलीहुड, ये एक राइट है। इससे क्या होता है भाई, आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रहा है, तो ये सीधे सीधे राइट्स के दायरे में आ जाएगा। फिर इसके बाद भाई आप यूनिवर्सल नेचर की बात करेंगे, मतलब ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए जो आपके लिए तो सही है लेकिन वो किसी और पर अप्लाई नहीं हो रहा। राइट्स सब पर अप्लाई होना चाहिए। जैसे फिर से ये एग्जांपल ले लीजिए, राइट टू लाइवलीहुड हो या फिर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो ये सबके लिए होना चाहिए। ये सोसाइटी में हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं है, या आप किसी और को नहीं देना चाहते, सिर्फ खुद को देना चाहते हो, फिर उसे आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट, भाई राइट्स वही हैं जो इंडिविजुअल के टैलेंट को, उनके स्किल को डेवलप करने में मदद करें। तो ये तीन पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलना। फिर इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, आपको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, सोच समझकर चॉइसेस बना पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। अब लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि भाई कहां पर हम क्लेम नहीं कर सकते या क्या चीजें जो दिमाग में रखना है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए या सोसाइटी को प्रॉब्लम में डाले, वो राइट नहीं हो सकते।
याद रखिए। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग की बात करते हैं या फिर कोई भी बैंड ऐसा पदार्थ है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी ऐसा चीज है, तो ये चीजों को फिर हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं और ये आपके साथ दूसरों के रिलेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं और इसलिए इनको भी एज अ राइट क्लेम नहीं करा जा सकता। अब इससे पहले आप बोलो लेकिन भैया लोग तो स्मोक करते हैं, उसमें तो हमें कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। देखो, जो भी गवर्नमेंट है उसका काम है उसको वेलफेयर भी करना है लेकिन राइट्स को भी साथ में लेकर चलना है। तो वो राइट टू पॉइजन नहीं देंगे आपको कि आप पॉइजन पी लो। अब साथ में अगर स्मोकिंग की बात करते हैं तो ये एक पर्सनल चॉइस निकल कर आ जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी इसे प्रमोट नहीं करेगी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आप मेट्रो में नहीं पी सकते, आपको नहीं पीना चाहिए, आप पब्लिक एरियाज में नहीं कर सकते। अब कोई कर ले वो अलग मैटर है, लेकिन गवर्नमेंट मना करती है और फाइन भी चार्ज करती है। साथ में आपने देखा होगा पैकेट्स में लिखा भी रहता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम होती है। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी लेकिन पर्सनल चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब आप राइट्स के दायरे में हर एक चीज छीन नहीं सकते क्योंकि फ्रीडम भी आ जाती है, एक वेलफेयर का काम भी आ जाता है। वेलफेयर का मतलब लोगों का अच्छा करना है, लेकिन साथ में ये मीनिंग भी है कि लोगों की पर्सनल चॉइसेस की भी रिस्पेक्ट करना है। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? ये राइट्स आते कहां से? मतलब अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं और मोरल बेसिस की बात करते हैं कि मतलब लोगों का कैसे मानना हुआ, लोगों ने कैसे ये बोला कि राइट्स होते हैं, ये बनाए गए हैं पहले से हैं, क्या है, सब कुछ जानने की हम बात करते हैं। थोड़ा मोरालिटी की भी बात करेंगे और हिस्टोरिकल पीरियड में भी थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले 17th और 18th सेंचुरीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स टर्म यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? उस समय के जो बहुत होशियार पॉलिटिकल थियरिस्ट थे उनका ये मानना था, और आज भी कुछ ये बोलते हैं, कि भाई राइट जो है वो नेचर या फिर गॉड की तरफ से आए, इंसानों ने नहीं बनाए। ये नेचुरल है या फिर गॉड की तरफ से आए, ये नेचुरल लॉ से निकले हैं, किसी भी रूलर ने इन्हें नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि आपने, मैंने या किसी पुराने एम्परर ने राइट्स को बना दिया, नहीं, ये हमेशा से या तो भगवान ने बनाया है या फिर ये नेचुरल है। ठीक है, ये इनएलिएनेबल है, मतलब इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता, इन्हें छीना नहीं जा सकता, ये आपके हैं और ये आपके रहेंगे। तो इस बेसिस पर 3 टाइप के राइट्स को आइडेंटिफाई करा गया। ठीक है, 3 कोर नेचुरल राइट्स। पहला लाइफ, जिंदगी, लिबर्टी मतलब आजादी, और प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें एक चीज को बहुत अपोज करा गया था और वो था आर्बिटरी पावर ऑफ स्टेट्स। आर्बिटरी मतलब क्या होता है? जिसके पीछे कोई लॉजिक रीजन नहीं है, एकदम रैंडम कर दिया गया है, अपने विल के अनुसार काम कर दिया गया है। तो स्टेट को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं आपने किसी को अरेस्ट ही कर लिया बिना मतलब। तो सीधे सीधे इन चीजों को अपोज करा गया और किसे सेफगार्ड करा गया, किसकी सुरक्षा करी गई? इंडिविजुअल फ्रीडम की। तो इसने इंडिविजुअल फ्रीडम पर ज्यादा इंफेसाइज करा हुआ है। लेकिन नेचुरल राइट्स के बाद एक मॉडर्न टाइम में नया हमने टर्म देखा, वो है ह्यूमन राइट्स। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं इस टर्म को लेकर आया जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब क्यों लाया जाता है? क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम ह्यूमन राइट्स की ही बात करते हैं। आज के समय ये नेचुरल राइट्स से ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहां पर दिया हुआ है, राइट्स आर सीन एज गारंटीज दैट ह्यूमन बीइंग्स सीक टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ। भाई जब राइट्स रहते हैं ना तो एक अश्योरिटी रहती है कि भाई कम से कम हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। राइट्स ये प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको बहुत अच्छी जिंदगी दे देंगे, लेकिन एक डिसेंट लाइफ आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें अब आपकी प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। इसलिए राइट्स इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो यहां पर अजम्पशन क्या होता है, क्या चीज सोची जाती है कि जितने भी इंसान हैं उन्हें कुछ चीजें अश्योर्ड है, कुछ राइट्स उनके पास होना चाहिए। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो इंसान है। मतलब इंसान होना अपने आप में एक रीजन है भाई, कि उन्हें कुछ चीजें मिलना चाहिए, कुछ राइट्स उन्हें मिलना चाहिए। हर एक इंसान यूनिक है लेकिन इक्वली वैल्यूएबल है, किसी को हम ऊपर नीचे नहीं रख सकते। इसलिए ये अपने आप में रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सारी चीजों को चैलेंज करता है। कोई गोरा है, कोई गोरा नहीं है, कोई अमीर है, कोई अमीर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके राइट्स बदल जाएंगे। राइट्स यूनिवर्सल होना चाहिए, हर किसी पर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर यूएन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लेकर आया था।
अब इसने सीधे सीधे रिकॉग्नाइज करा था कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ ऑफ डिग्निटी, मतलब डिग्निटी वाली जिंदगी के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन का ये डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास 12th में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एक डिक्लेरेशन था जिसे उसने अडॉप्ट करा था, एक डॉक्यूमेंट था जहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी कि कौन से राइट्स हैं जिन्हें पूरे दुनिया में हमें बचाना है, सेफगार्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो ये ह्यूमन राइट्स है ना, ये एक्सपेंड करते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं। रीजन क्या रहता है भाई, इंसान अलग अलग समय में अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उस चक्कर में डिमांड्स वगैरह भी चेंज होती हैं। जैसे कि राइट्स टू क्लीन एयर, एक समय था जब इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वही राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो समय के हिसाब से चेंजेस आते हैं तो राइट्स भी एक्सपेंड करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई दो टाइप के राइट्स के बारे में बताइए, तो आप लिखेंगे, और अगर आपसे ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जाता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करना पड़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स का फ्री पीडीएफ चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ह्यूमैनिटीज की सबसे शानदार सेल्फ हेल्प बुक लेना चाहते हैं, मैंने खुद लिखी है, तो वो भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे चैनल की अगर कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करा करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इमैनुअल कांत के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने ह्यूमन डिग्निटी पे क्या बोला है, मोरल कंसेप्शन। ये बहुत ही शानदार फिलोसोफर रहे, कॉलेज में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगी आपको। ये जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आर्ग्यू करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई जो ह्यूमन है, इनके पास डिग्निटी है, गरिमा है। ये किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है जिसका एक प्राइस होता है। इंसानों का एक आत्मसम्मान होता है, एक डिग्निटी होती है ना। तो जो इंसान है, जब उनके पास अगर डिग्निटी है तो उन्हें वैसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई इंसान अगर गरीब भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और इनफैक्ट अगर वो झूठ भी बोलता है, तब भी उसे डिग्निटी के साथ ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी भी इंसान को गलत तरीके से हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो राइट्स की बात करते हैं, इसमें जो ये मोरालिटी लेकर आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, चलो हम उसको देखते हैं। मोरल कंसेप्शन मतलब क्या होता है? मोरल मतलब धर्म क्या है, क्या चीज है जो सही है और गलत को दूर रखती है। तो एक सही बिहेवियर क्या होना चाहिए। कंसेप्शन मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सब हम देखेंगे। तो ये बोलते हैं कि भाई क्या हमें देखना चाहिए, गुड बिहेवियर सोसाइटी में क्या होना चाहिए। तो देखते हैं कांत साहब का इसमें क्या बोलना है। सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं, लोगों को वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप खुद को ट्रीट होते हुए देखना चाहते हो। इस चीज पर तो मैं भी बहुत अग्री करता हूं, अपनी लाइफ में पूरे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करता हूं। आपको लोगों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो आपको ट्रीट करेंगे, जैसा आप चाहते हो। कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, खुद से यही बोलो, अगर सामने वालों ने मेरे साथ ये किया होता और मुझे पता चल जाता कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मुझे बुरा नहीं लगता, तो फिर मैं वैसा कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे बुरा लग जाता, वो मेरे साथ गलत कर रहे होते, तो मैं वैसा किसी के साथ नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, डू नॉट ट्रीट पीपल एज मीन्स टू योर एंड्स, मतलब लोगों का फायदा मत उठाओ। एंड्स, आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए मीन्स, मतलब लोगों को चारा मत बनाओ। ये नहीं है कि आपने यूज करा फिर लोगों को फेंक दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। उन्हें ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट मत करो कि एक पेन है, जब तक इंक है, जब तक पेन यूज किया और फिर पेन को फेंक दिया। ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट करो। क्यों करो, उसके लिए कोई रीजन जरूरत नहीं है, वो इंसान है इसलिए करो। अब हम बात करते हैं इसके बाद लीगल राइट्स की और स्टेट की। स्टेट मतलब यहां पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। पहला आता है लीगल रिकॉग्निशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स का मेंशन होना बहुत जरूरी है, तब तो वो एक लीगल सिस्टम का पार्ट बनेंगे। तो सीधी बात है, अगर हम ह्यूमन राइट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो यहां पर हमें गवर्नमेंट और लॉ के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए लीगल रिकॉग्निशन, लॉज में राइट्स का रिकॉग्निशन, वहां पर राइट्स का होना बहुत क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में हमें ये बिल ऑफ राइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। इसी समय कमेंट में बताओ कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहां पर देखने को मिलते हैं, कहां पर मेंशन्ड है। कमेंट करो, देखता हूं कितने बच्चों से बनता है। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दे देता है ना, तो इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस बढ़ना बहुत जरूरी है।
फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या होता है जब राइट्स वगैरह लीगल हो जाते हैं, मतलब आप अपने राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट जा सकते हो, लॉज वगैरह बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इससे एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए ये राइट्स का बेसिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है तो राइट्स नहीं है। राइट्स का बेसिस क्या है? डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ये तो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो स्टेट्स ने राइट्स को क्रिएट नहीं करा, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करा है। ये छोटी छोटी लाइन बहुत डीप लाइंस होती हैं। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए भैया मजा आ गया। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लाइक करिए, कमेंट करिए, यूट्यूब की एल्गोरिदम को बताइए कि वीडियो में दम है। इसके बाद राइट्स एज क्लेम्स डायरेक्टेड एट द स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? आपके जो भी राइट्स हैं कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे स्टेट की तरफ जाते हैं, वो स्टेट को कुछ करने के लिए बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे राइट टू एजुकेशन, ये राइट आपका है कि आपको पढ़ने लिखने का हक है, लेकिन आप पढ़ कब पाएंगे, लिख कब पाएंगे? जब स्टेट का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये राइट भले ही आपका है, लेकिन ये किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है? ये हो रहा है स्टेट की तरफ कि आप स्कूल ओपन करिए, वेलफेयर का काम करिए, नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आइए, है ना। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की ही निकल कर आ जाती है, भले ही ये राइट आपका है। अगर स्टेट वैसा इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं करेगा तो फिर इन राइट्स को हम फील कैसे करेंगे, इन्हें हम अचीव कैसे करेंगे? फिर ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द स्टेट, क्या इनको करना है क्या नहीं करना है देखते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है स्टेट को। सबसे पहले पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेट को एक्ट करना चाहिए राइट्स को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे राइट टू लाइफ, जिंदगी का राइट, ये स्टेट को क्या बोलता है? आप ऐसे लॉज बनाइए, ऐसा कुछ करिए जिससे जो आपके सिटीजन है वो इंजरी वगैरह से बच पाए। तो राइट टू लाइफ के लिए स्टेट का सीधे सीधे एक बहुत बड़ा रोल आ गया। फिर राइट टू लाइफ के लिए भाई हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, गुड क्वालिटी की लाइफ चाहिए, तो स्टेट को भाई ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए जिससे वो एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो सीधे सीधे ये वो चीजें हैं जो स्टेट को करना ही करना है, मस्ट डू, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आते हैं, कुछ लिमिटेशन भी आती है, सब देखते हैं हम देखते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। तो राइट्स क्या करते हैं? स्टेट को कुछ जगहों पर एक्शन लेने के लिए मजबूर तो करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एक्शन लेने से लिमिट भी करते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का राइट है आपको, इसीलिए आपको स्टेट कभी भी आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं कर सकती, बेमतलब रैंडमली अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी लिबर्टी आपसे छीन रही है, तो वहां पर फिर स्टेट को क्या करना पड़ेगा? सामने आना पड़ेगा, आपकी मदद करना पड़ेगा, ये याद रखिए। जैसे कि अगर किसी को अरेस्ट भी करना है तो पहले वारंट होना चाहिए, ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको पता होगा, वारंट लाओ फिर अरेस्ट होगा। तो थोड़ा सा स्टेट को प्रोटेक्शन वगैरह का भी काम करना पड़ेगा। फिर यही दिया हुआ है, जो स्टेट है भाई वो लोगों के वेलबीइंग के लिए है, और जो रूलर्स भी हैं वो अकाउंटेबल हैं, मतलब उन्हें जो करना है उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, मन मर्जी से काम नहीं चलता जब राइट्स की बात आती है। काइंड्स ऑफ राइट्स, अब भाई राइट्स को भी ना डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो मॉडर्न टाइम में इसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम देखते हैं। तो देखो भाई, राइट की कैटेगरी भी देखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, और कुछ की एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहला निकल कर आता है पॉलिटिकल राइट्स। ये राइट भाई क्या बोलता है कि हम सिटीजन को पार्टिसिपेट करने देंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में, और भाई लॉ के सामने इक्वालिटी भी लेकर आएंगे। मतलब कंट्री में कुछ भी पॉलिटिकल रिलेटेड हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लोगों के लिए पॉलिसीज बन रही हैं, तो वहां लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और लॉ के सामने, रूल्स एंड रेगुलेशन के सामने हर कोई इक्वल होना चाहिए, वहां पर इक्वालिटी होना चाहिए। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है वो कोर्ट में जा पाए, वो आवाज उठा पाए। तो भाई थोड़ा सा इक्वालिटी भी प्रमोट करना है, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी लेकर आना है। एग्जाम्पल वही हो गया राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेक्स्ट, कि भाई हम भी इलेक्शन में उतर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी फॉर्म कर सकते हैं। फिर सिविल लिबर्टीज, ये ना पॉलिटिकल राइट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके साथ मिलकर बढ़िया काम करते हैं। और भाई ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, कहीं पर भी डेमोक्रेसी है
तो वहां पर बहुत ही फंडामेंटल है, कोर फीचर है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, आपके खिलाफ अगर कोई आरोप है, आपको कोर्ट में डाला गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सजा मिल जाएगी। आपको सबसे पहले कोर्ट में खड़ा करा जाएगा, कटघरे में। आपको वकील वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा अगर आप खुद एक वकील नहीं रख सकते, और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन जज लेंगे। तो भाई सब फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, फांसी में लटका दिया, ऐसा काम नहीं चलता है। ठीक है, आप अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा लोग अनशन वगैरह करने बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। फिर इकोनॉमिक राइट्स, भाई सीधी बात है कि जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, ये सबके लिए इंश्योर्ड होना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं है तो फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोग करेंगे कैसे? पहले पेट भरा होना चाहिए, उसके बाद तो बाकी काम होंगे। और साथ में भाई सीधे सीधे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है जिससे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। एग्जाम्पल क्या होता है? सही सैलरी वगैरह मिलना चाहिए, वेजेस एकदम सही मिलना चाहिए, है ना। हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, कुछ कंट्रीज में आप देखते हैं ये चीजें। फिर अनएम्प्लॉयड लोग, वो लोग जो एम्प्लॉयड नहीं है, उनको कुछ मिनिमम वेज वगैरह प्रोवाइड अगर हम कर पाए, है ना। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी स्कीम होना चाहिए। मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा। फिर कल्चरल राइट्स, नाम से ही पता चल रहा है भाई, लोगों की लाइफ में अगर हम कल्चर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर लाइफ का एक मीनिंग कहीं ना कहीं हार्म होने लग जाता है। इनेबल इंडिविजुअल्स टू लिव मीनिंगफुल लाइफ्स रूटेड इन देयर कल्चर। तो भाई वही है, किसी की भी अगर मदर टंग है, जो वो बचपन से लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसमें उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलने का राइट उनके पास होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन खुलना चाहिए, खोलने की अनुमति होना चाहिए जिससे लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर सिखाया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी किसे दी जाती है? अगर हम इतनी कैटेगरी में डाल रहे हैं तो कुछ चीजों को तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इन्हें बोला जाता है कि भाई ये बेसिक राइट्स हैं, इन्हें सबसे हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए। फिर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई अब हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल की भी है। तो चलो हम देखते हैं चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं। डिफेंड द कॉमन गुड, एक गुड होता है, अच्छा होता है जो आपके लिए अच्छा है, एक अच्छा होता है जो सबके लिए अच्छा है। तो हमें किसको प्रायोरिटी में रखना है? जो सबके लिए अच्छा है। सेल्फिश बिहेवियर को साइड में रखते हुए कॉमन गुड के लिए काम करना है। ठीक है, तो अपने पर्सनल नीड्स को हटके भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई कुछ कॉमन गुड क्या है जिसमें हम काम कर सकते हैं आज के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। एग्जाम्पल, ओजोन लेयर को बचाना है, पॉल्यूशन कम करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है जिससे हम भी सही से रह पाए और आने वाली जनरेशन भी सही से रह पाए। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, ऐसा नहीं है कि मेरे राइट्स और दूसरे के राइट्स भाड़ में जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आपको बोलने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ मत बोल दो कि किसी को आप बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हो या उनकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, इफ आई क्लेम द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज, आई मस्ट ऑल्सो ग्रांट द सेम राइट्स टू अदर्स। ये मत करो कि आप लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, लेकिन लोग अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो सबको ओपिनियन शेयर करने का हक है। और फिर राइट सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स हैं दूसरों के नहीं है। तो देखिए कितनी डीप लाइन फिर से आ रही है, माय राइट्स आर लिमिटेड। अगर मेरे राइट्स को कोई लिमिट कर सकता है तो वो क्या कर सकता है? इक्वल राइट्स ऑफ ऑल। अगर कुछ भी ऐसा करना है जिससे सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और उस चक्कर में मेरे राइट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल, आपकी फ्री स्पीच, किसी को एकदम हार्म नहीं करना चाहिए या हेट्रेड फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। फिर बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स, कई बार ऐसा होता है कि राइट्स क्लैश करने लग जाते हैं, तो उसे भी हमें सही से बैलेंस करना है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन एक राइट है राइट टू प्राइवेसी। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने किसी के भी घर में जाके उसकी फोटो खींच ली क्योंकि आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है। अरे भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी भी है ना। तो अब अपनी फोटो ले लो, लेकिन दूसरों की फोटो ले रहे हो तो परमिशन ले लो। तो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हमें बैलेंस बनाना है। और फिर विजिलेंस अगेंस्ट लिमिटेशंस। विजिलेंस मतलब क्या होता है? इसका मतलब रहता है केयरफुल रहना, अलर्ट रहना, बहुत जरूरी है। लिमिटेशंस के खिलाफ हमें अलर्ट रहना है। क्यों रहना है? अभी आपको समझ में आएगा। भाई अगर आपके राइट्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं
इवन अगर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, बोला जा रहा है कि देश पे खतरा आ गया है, इसलिए आपके राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है हाँ हाँ छीन लीजिए, देश को बचाइए। आपको अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है कि बात में कितनी दम है और कितनी दम नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट कई बार अपनी पावर को मिसयूज करती है, आपकी सिविल लिबर्टी, एक जो भी सिटीजन है उनकी लिबर्टी, उनकी आजादी उनसे छीनेगी, है ना। इस चक्कर में क्या होता है, डेमोक्रेसी खत्म होने लग जाती है और अथॉरिटेरियनिज्म, आप 12th में यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करने लग गया, मतलब इनका डोमिनेशन आ जाएगा, अथॉरिटी आ जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज कर रही है। तो आपको देखना है 12th में एक और चैप्टर आप इमरजेंसी का पढ़ेंगे कि जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि राइट्स को कैसे लिमिट किया गया और कितना मिसयूज किया गया पावर का। ठीक है, हमें पूछना चाहिए कि भाई अगर आपने किसी को अरेस्ट भी करा है तो क्या अभी वो कोई थ्रेट दे रहा है दुनिया को या हमें, जिसके कारण आपने अरेस्ट कर लिया है, और साथ में लीगल काउंसिल वगैरह प्रोवाइड भी किया गया है या नहीं करा गया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया और फिर लीगल प्रोसीजर्स वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो हमें केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। हमारे राइट्स अगर लिमिट करे जा रहे हैं तो हमें देखना है कि उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है या फिर नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है। एंड स्क्रीन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन भी मिल जाएगा, आगे और भी सब्जेक्ट के आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।